देखिए, इस बार का चुनाव वाकई में बड़ा दिलचस्प है। केंद्र की सत्ता में बैठे हुए मोदी कह रहे हैं कि 400 सीटें लाओ, संविधान बदल डालेंगे। वहीं राहुल गांधी कहते हैं कि केंद्र की सत्ता में वापस लाओ, संविधान बचाएंगे। और संविधान बचाने की बात कौन करता है? जिसने 100 से ज्यादा संविधान में संशोधन किया अपनी पिछली सरकारों में। यानी अब संविधान बचाने का ठेका वो ले रहे हैं जिन्होंने संविधान पर सबसे ज्यादा डकैती डाली थी। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर के दिल्ली की 7 सीटों पर बीएसपी ने कमर कस रखी है। दक्षिणी दिल्ली में अगर हम बात करते हैं तो संगम विहार में कैंप कार्यालय का आज जिस तरीके से उद्घाटन किया गया, जी हाँ, बीएसपी बहन मायावती के प्रत्याशी अब्दुल वासिद जिस तरीके से लगातार संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। हर दिन लगभग की 25 से 30 सभाएं जिस तरीके से उनकी हो रही है, बड़ी संख्या में जन समर्थक मिल रहे हैं, जिस तरीके से हजारों की संख्या में जनता आशीर्वाद दे रही है। वाकई में 24 का जो चुनाव है, क्या बहन मायावती के इर्द गिर्द घूम रहा है। यानी कि बहन मायावती इस बार के चुनाव में ट्रम्प कार्ड होने वाली है। यानी कि तीसरे मोर्चे की अगर सुपुगाहट बनती है तो देश को पहली बार दलित समाज की बेटी प्रधानमंत्री के रूप में मिलेगी। तो चलिए कैंप कार्यालय पर जो उनके समर्थक मौजूद है उनसे जानते हैं कि माहौल क्या है। दिल्ली की 7 सीटों का 7 की 7 जीतेंगे, 7 में जीतेंगे, यही माहौल रहेगा क्या? जिस तरीके से आज आपका यहाँ पर भव्य स्वागत हुआ, कैंप कार्यालय का उद्घाटन हुआ, चुनावी माहौल में अब समय कम बचा है। हर रोज लगभग इतनी कड़ाके की गर्मी में लगभग 30 से 35 सभाएं हो रही हैं, जन समर्थन मिल रहा है। क्या लग रहा है कि बीजेपी का कल टूटेगा इस बार दक्षिणी दिल्ली से? देखिए, दक्षिण दिल्ली बहुत ही एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है देश की, जहाँ तुगलकाबाद जैसी हिस्ट्री, महरौली जैसी हिस्ट्री और इसके अलावा रज़िया सुल्ताना की पुरानी दिल्ली, 1000 साल पुरानी ये दिल्ली है। आज जिस प्रकार से दिल्ली को इतनी हिस्टोरिकल जगह को इन्होंने दक्षिण दिल्ली को पिछले 50 साल 60 साल में अपनी बपौती मानकर इसका जो दुरुपयोग किया है, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस दुरुपयोग की है, दुरुपयोग को हटाने की है। माननीय मोदी जी, आप देख रहे होंगे कि उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। बहन मायावती जी ने कमर कस रखी है। किसी प्रकार के प्रलोभन में हमारी पार्टी आज तक आई है, ना आएगी। बहन मायावती जी ने हर सीट पर इस तरीके के क्वालिफाइड लोग उतारे हैं जो देश को आज देश का नक्शा बदलने की सक्षम ताकत रखते हैं। तो बहन जी का जो ये आशीर्वाद हमें दक्षिण दिल्ली को सुधार के लिए मिला है, मेरी सारी जनता से अपील है, इस दक्षिण दिल्ली में जो हुआ आज तक हुआ, एक 2% समाज है जो हर बार वही दावेदारी ठोकता है अपने यहाँ के MP हो चाहे MLA हो। आज तुम्हारे पास बहुत बढ़िया एक ऑप्शन है। बहन जी ने बहुत मजबूती के साथ दिल्ली, दक्षिण दिल्ली में और पूरी दिल्ली में 7 सीटों को हमें 7 सीटों पे जो कैंडिडेट उतारे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं और समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने स्ट्रगल से आज इस लोकसभा सीट को टिकट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। आप समझिए, वन मैन शो को ख़त्म कीजिए। मोदी जी की हवाइयाँ उड़ी हैं। मैं तो एक बहुत ही छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मगर मेरे अंदर जो जोश है, जो खरोश है, जो जनता ने मुझे आज समर्थन दे रखा है, मुझे ऐसा लगता है कि बहन मायावती जी लोकसभा में दक्षिण दिल्ली से जा रही हैं। दक्षिणी दिल्ली से जा रही, जरा समर्थकों से भी एक चर्चा शुरू करेंगे। देखिए, इस बार का चुनाव वाकई में बड़ा दिलचस्प है। केंद्र की सत्ता में बैठे हुए मोदी कह रहे हैं कि 400 सीटें लाओ, संविधान बदल डालेंगे। वहीं राहुल गांधी कहते हैं कि केंद्र की सत्ता में वापस लाओ, संविधान बचाएंगे। और संविधान बचाने की बात कौन करता है? जिसने 100 से ज्यादा संविधान में संशोधन किया अपनी पिछली सरकारों में। यानी अब संविधान बचाने का ठेका वो ले रहे हैं जिन्होंने संविधान पर सबसे ज्यादा डकैती डाली थी। क्या लग रहा है इस बार जिस तरीके से चुनावों में संविधान बचाने की चर्चा हो रही है, संविधान किसके हाथों बचेगा? बहन मायावती, राहुल गांधी या फिर मोदी? बहन कुमारी मायावती जी देश का संविधान बचा सकती हैं, क्योंकि वो संविधान की सदैव बात करती हैं और कानून में विश्वास रखती हैं। जब वो सत्ता में आई है तो उन्होंने कानून का राज स्थापित किया है। ऐसा दक्षिण दिल्ली के अंदर भी कानून का राज स्थापित होगा यदि जनता चाहेगी तो। दक्षिण दिल्ली को यहाँ के जो चंद 2 लोग हैं उन्होंने लूटने का काम किया है। चाहे वो विधायक बने, चाहे पार्षद बने, चाहे डिप्टी मेयर बने, चाहे वो सांसद बने, उन्होंने काम नहीं किया। जो बाहर के लोग आके बसे हैं वो पानी के लिए तरस रहे हैं। आज हम संगम विहार में घूम रहे थे, इतना बुरा हाल है। और इससे पहले हम कालकाजी विधानसभा में थे, वहाँ इतनी छोटी छोटी गलियाँ थी, अगर कोई इंसान मर जाए तो उसकी अर्थी कैसे निकलेगी। वो कैंपों के अंदर इतना बुरा हाल था, बदबू के मारे इतना बुरा हाल था।
जो यहाँ की जो जुमलेबाज सरकार है केजरीवाल की, जिसने दुनिया भर का झूठ बोल के दिल्ली को लूटने का काम किया, और जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है वो सबसे बड़ी जुमलेबाज है। वो तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर झूठ बोलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश का आज प्रधानमंत्री हैं, उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं बचे हैं। आज हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, कई महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने की बात करेंगे, और जो 70 साल से देश में कांग्रेस शासन करती आई थी, जिन्होंने 90 अमेंडमेंट की संसद के अंदर, संविधान के अंदर, आज वो संविधान के बचाने की बात कैसे कर रहे हैं? संविधान बचाने की बात वो नहीं कर सकते, वो झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे वो। एक चीज आपने बड़ा बढ़िया कहा, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। सोचिएगा, ये वो भारत है जिसको कहते हैं अमृत महोत्सव मना रहा है। मंगल पर पानी है कि नहीं, हम इसकी खोज जरूर करते हैं, लेकिन दिल्ली में लोगों को पीने के लिए पानी है कि नहीं सोच सकते हैं। गलियों से अर्थियां निकलना मुश्किल है। समझिए कि हम एक गैस चैम्बर बना रहे हैं दिल्ली को। बार बार हमारे प्रत्याशी कहते हैं कि 1 करोड़ पेड़ लगाएंगे। सोचना पड़ेगा, गैस चैम्बर के अंदर जिस तरीके से हिटलर ने मारा था, यहाँ पर भी शायद 2 हिटलर बैठे, एक दिल्ली चला रहा है और एक देश चला रहा है। क्या कहेंगे सर, 2 बड़े पावर कहिए, एक दिल्ली चला रहा है और एक देश चला रहा है, दोनों से लड़ाई है। अब्दुल वासिद कितने बेहतर होंगे? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर कई हमारे साथी और मुस्लिम समाज के, एससी समाज के सवाल करते हैं कि भाई भाजपा को हराएंगे तो भाजपा को हराएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि भाई 2 पहलवान अखाड़े में लड़ रहे हैं और एक बकरा बंधा हुआ है कि जो जीतेगा उसको एक बकरा मिलेगा। तो बकरा चाहे कोई सा भी पहलवान जीतेगा, बकरी की तो गर्दन कटनी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन साथियों से कि पीछे 75 सालों में हमारी गर्दन कटी है, अब हमें अपनी गर्दन बचाने के लिए अपने बकरे के सींग पहने करने पड़ेंगे, जिससे तभी हमारी गर्दन बच सकती है। इन्होंने बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया कि दलित और मुसलमानों को सोचना होगा कि 75 साल से 65 साल कांग्रेस को लाया, 20 साल कम से लगभग किया आप बीजेपी के गवर्नमेंट है, यानी कि बकरा बन करके जब तक दलित मुस्लिम रहेगा हलाल तो होना ही है, लेकिन अपनी सेफ्टी कब लाओगे सोचने का सवाल है। कब तक हलाल होंगे? मौका है कि अब्दुल बासित जैसे चेहरे आए, बहन मायावती को सिंहासन पर लाते हैं। बीएस में एक चर्चा उठे कि ना बीजेपी ना कांग्रेस, अब की मायावती, चर्चा उठेगी क्या? बिल्कुल चर्चा उठेगी और उठ रही है, क्योंकि 75 साल में लोगों ने लंबे समय तक कांग्रेस को देखा, बीजेपी को भी देखा, थोड़े थोड़े समय में अन्य दलों की भी सरकारें रही, सबको देश की जनता ने देखने का काम किया है। अब जनता ने मन बना लिया है, ये तीनों की तीनों पार्टियों जो है उनकी लड़ाई सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से है। बहन जी एक तरफ हैं, बाकी सारी पार्टियां और उनकी विचारधारा एक तरफ है। इस बार लोगों ने मन बना लिया है और इस बार जो है लोग अपनी ताकत को दिखा देंगे। बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत बन के उभर रही है और इस बार बहन कुमारी मायावती जी की प्रधानमंत्री बनने की पूरी संभावना है और इन लोगों की मजबूरी होगी कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। देखिए 40-40 का गठबंधन है, एनडीए हो, इंडिया हो, राहुल हो, मोदी हो, और कहते हैं कि मायावती डरती है। डरने वाली शेरनी अकेले चुनाव लड़ रही है और जो कहते हैं कि निर्भीक है वो 40 कंधों का सहारा लेकर चल रहे हैं। सहारा लेने वाला कमजोर होता है या फिर अकेले दहाड़ने वाला मजबूत होता है? देखिए गठबंधन तो उन लोगों ने करा जिनके पास पूरे सीटों पे कैंडिडेट नहीं थे लड़ाने के लिए। हमारे पास कैंडिडेट हैं और समर्थक हैं और हम उस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं कि आप दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में एक माहौल बन चुका है कि यहाँ के जो कैंडिडेट हैं वो बहुत चौंकाने वाला सर्वे होगा कि अब्दुल जी हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में जीत रहे हैं। आज किसी के पास पानी का बोर है, किसी के पास राशन की दुकान है, किसी के पास दफ्तर में बैठा हुआ मोहर नहीं लगाएगा तो आदमी जाता है, वो कहते हैं वोट दोगे ना, कहे हाँ बाबू जी आप ही को देंगे, लेकिन वो उनको देंगे नहीं, वो उनको जान चुके हैं और उनको उस लायक छोड़ देंगे, दोबारा आएंगे नहीं। और अब्दुल बासित जी मतलब यहाँ से निर्भीक निडर रहे। अब बिल्कुल संगम बिहार में इतना वोट पड़ेगा कि अब्दुल बासित जी ने शायद नहीं सोचा होगा। यानी युवाओं का समर्थन खुल करके इस बार रहेगा दक्षिणी दिल्ली में, माहौल बदलेगा, इतिहास बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। यहाँ पीने के लिए पानी नहीं, आज भी बच्चों ये आप जो देख रहे हैं डिस्पेंसरी क्यों खोली गई, पहले खोली इसलिए गई कि हम तुम्हारी मौत का इंतजाम कर रहे हैं, 1 महीने में पानी देंगे, उनके गुंडे माफिया बैठे हैं और बीमार बच्चे हमारे पड़ेंगे, हम जाएंगे डिस्पेंसरी और वहाँ से गंदगी लेके आएंगे, एक्सपायरी दवाई लेके आएंगे और वहाँ मौज काटेंगे, शराब बेचेंगे और सरकार चलाएंगे, शराब बेचेंगे। अब्दुल बासित जी सीधा सवाल है, कह रहे माफिया बैठे हैं गली गली में, कोई माफिया पानी का है,
कोई माफिया दारू का है, कोई माफिया सड़क सफाई का है, हर गली में हर नुक्कड़ पर माफिया बैठा है। लड़ेंगे क्या अब्दुल बासित खुल करके उन सबसे? देखिए, पूरे देश में एक आरएसएस रूपी जो राक्षस है ना, वो पूरे देश में 1% या आधा % है। हम 99.9% है जो शराफत और शरीफ और ईमानदार लोग हैं। 1% के गुंडे पूरे देश पर राज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार का उन्हें समर्थन हासिल है। सरकार अगर चाहे तो 1% जिस प्रकार की गुंडागर्दी दिल्ली में है, मगर सरकार के पास सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। सरकार का कोई नुमाइंदा अगर कोई इंस्पेक्टर बढ़िया आ भी गया पुलिस में, तो उसका पीछे से फ़ोन आ जाता है, अरे यहाँ नहीं जाना, अरे वहाँ नहीं जाना। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी रकमें वहाँ पर पहुँच जाया करती हैं आरएसएस के लोगों के पास। आज पूरा देश एक कैडर, एक ऐसा भ्रष्ट समाज इस देश को मिला है पिछले 10 साल से। इस भ्रष्ट समाज से हमारी डायरेक्ट लड़ाई है, हमारी नहीं बल्कि हमारी जनता की। 85% जो लोग हैं जो ठगे गए हैं पिछले वोट के नाम पर, ओबीसी समाज हो, चाहे एससी समाज हो, मुस्लिम समाज हो, स्वर्ण समाज हो, गरीबी की रेखा के नीचे जो 80 करोड़ लोग हैं, आज उसका बदला लेने का वक्त है दोस्तों को। आज मैंने आज भाषण सुना माननीय गृह मंत्री अमित शाह का। वो कह रहे हैं कि हम आपको 5 किलो अनाज देंगे, हमें एक बार 2029 तक सत्ता और दे दो। लानत है ऐसे गृह मंत्री पर जो भीख मांगकर इस प्रकार की जो प्रलोभन दे रहा है कि 5 किलो जनता के लिए हमारा देश है। आज अमेरिका के अंदर अगर आप बेरोजगार हैं तो उसको मिनिमम वेजेज 24,000 भारतीय रुपए, पूरी बच्चों की पढ़ाई पूरा अगर आप कर सकते हैं तो वो करें। आप अमेरिका की बात करते हैं कि इसको अमेरिका बनाएंगे। अरे अमेरिका छोड़िए, अमेरिका का आप ये भी नहीं जानते। आपने पूरी दुनिया में भ्रमण करा, आप सबको पता है भ्रमण का क्या रिजल्ट आया है देश में। देश हमारा आज 250 लाख करोड़ के कर्ज में है। किस प्रकार की नीतियां खेल के गए हैं देश में। क्या होगा जनता के लिए अपने क्षेत्र? मेरे क्षेत्र की जनता ने निर्णय कर लिया है कि एक अब्दुल भाई जो हैं एक वेल क्वालिफाइड आदमी हैं, काबिल आदमी हैं, दिल्ली से पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर्स हैं, और उनके साथ जो उनका दोस्तों का ग्रुप है वो एक देश में इस पंजाबी कम्युनिटी से मेरा बहुत ज़्यादा प्रेम है। मेरे कई लोग ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो मुझे जानते हैं, जिनके पास आज तक मैंने 30-40 हज़ार लोगों को रोज़गार अपने दम पर दिलवाया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं, यकीन मानिए कि मेरे होर्डिंग जिस प्रकार दक्षिण दिल्ली में लग रहे हैं, अभी तक मैंने किसी को जाकर कोई सिर्फ मैंने फ़ोन किया अपने दोस्तों को। मैंने कहा दोस्तों, आप इस बार बहन मायावती का जो मजबूती मुझे बहन जी ने दी है, आप दिखा दो कि बहन मायावती ने मुझ पर भरोसा कर कितना अच्छा काम किया है। तो मेरे दोस्तों ने भी कमर कस ली है। सभी लोग चाह रहे हैं कि अब्दुल बासित इस दक्षिण दिल्ली से जीते, और जो यहाँ की जनता का जो इस तरीके से अनादर हो रहा है, मनुष्य की वैल्यू यहाँ ज़ीरो है। आज अमेरिका में मैं आपको बता दूँ, मेरे एक दोस्त अमेरिका से फ़ोन आता है कि बासित भाई मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, मुझे नहीं पता वो किस समाज के थे, मगर उन्होंने फ़ोन नंबर मेरा कहीं से लिया और उन्होंने बात करी कि यहाँ पर मैं आज सुबह 9 बजे एक अंडरपास से निकला तो वहाँ पर जो शहद की मक्खियाँ होती हैं वो 2-3-4 लगी थी। तो सुबह 9 बजे की बात है, और मैं जब लौट के आया तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया कि कृपया यहाँ से ना निकलें, यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता है। तो इंसान की वैल्यू अमेरिका, लंदन, यूरोप किस लिए गए आप? क्या सीखा है वहाँ से? उसने मुझे बोला आज हमारे यहाँ इंसान की वैल्यू सबको पता है। किस प्रकार से कोरोना काल में इस केंद्र की कुरीतियों ने, वो तो चलो भयावह स्थिति थी, मगर आपके पास कोई रेल हमारी, हम बैठे कलकत्ता के लिए पहुंच गए चेन्नई। क्या आपका, किस प्रकार से आपने किन के हाथों में सत्ता दे दी? थोड़ा सोचिए। हज़ारों आदमी रोड पर मर गया, हज़ारों आदमी बेचारे गरीब बच्चे अपने डेड बॉडियाँ लेके हाथों में घूमते रहे, हज़ारों आदमियों के लिए शमशान घाट में लाइनें लगी हुई थी। कोई सरकार जैसी चीज़ पिछले 10 साल में इस देश में नहीं है। अपना घर भर लिया गुजरातियों ने, अपने अड्डे चला रहे हैं, अपने माफियागर्दी कर रहे हैं। उन्हीं लोगों के पास है। जितना भी बीजेपी के लोगों के पास आज तक पैसा निकला, आज तक उसका कोई सरकार ने हिसाब नहीं लिया। और दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक पहाड़गंज की एक शाखा है, आप उसकी बेसमेंट में जो भी विपक्ष के लोग हैं उनके पास से अगर 50,000 भी मिल जाते हैं तो उनको एक मखौटा बनाकर उसको बेचारे को जेल में डाल करने का और वहाँ पैसा जमा कराया जा रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा? किस तरीके से? क्या देश
केवल और केवल सत्ताधारियों के लिए। देश हमारा पूरा मुस्लिम समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए। गुजरात समाज का जो इस तरह की सोच है, पूरे देश को ठग लिया गया। आम के पेड़ पर आम नहीं, काम के नाम पर काम नहीं। किस प्रकार की राजनीति आप कर रहे हैं? आपने जो अच्छा फ्रूट, इस देश में इतना बढ़िया फ्रूट मिलता था, आपने सांप का एक्सपोर्ट करवा दिया। यहाँ के लोगों को खाने को अच्छा फल नहीं, अच्छा दूध नहीं, अच्छा अनाज नहीं, अच्छा सब कुछ मिलावट आपने दे दिए। मेरे भाइयों को मैं देखता हूँ, उनकी पर्सनैलिटियाँ जैसी 10-12 साल पहले थी, 15 साल पहले थी, आज एक एवरेज में मुझे बड़ा रोना आता है कि हमारी जनता का क्या हशर कर दिया सरकार ने। थोड़ा सा समझिए, इस वक्त आपको बदलाव की ज़रूरत है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूँ, इस चैनल के माध्यम से भी बात करता हूँ कि आप इन दोनों पार्टियों को बाइकआउट कीजिए, जिन्होंने दिल्ली का बेड़ा करा केजरीवाल ने और केंद्र सरकार का बेड़ा करा माननीय नरेंद्र मोदी ने। धन्यवाद।